हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं WBC के ऊपर। इसके पहले चैनल में हम लोग बात कर चुके हैं RBC और ब्लड के बारे में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट दैट मीन्स कि WBC का अदर नेम है, जिसको हम तोड़ देते हैं तो ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल। ल्यूको मीन्स वाइट और साइट्स मतलब सेल। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो नाम पड़ा है ल्यूकोसाइट, वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। जितने भी इसके सेल्स होते हैं, WBC जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लिएटेड होते हैं और वो कलरलेस होते हैं। लेकिन RBC था, वो क्या होता है, कलर होता है, जैसा कि आप डिफरेंस में देख सकते हैं। ये देखिए, फीचर्स के आधार पर हम बात करते हैं RBC और WBC में, तो जो कलर होता है WBC का कलरलेस होता है और RBC रेड होता है। रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर रेड हो जाता है और ये WBC वाइट रह जाता है। दूसरा, नंबर की बात करते हैं। जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो RBC का ज़्यादा होता है और WBC का कम होता है। WBC का होता है 4000 से 11000। ये यूनिट है, CUM, क्यूबिक मिलीमीटर, ये यूनिट है। इसको ना भूलें क्योंकि यूनिट ही सब कुछ बताता है। आप नॉर्मल वैल्यू लिख लिए, लेकिन अगर यूनिट सही नहीं लिखे हैं तो वो नॉर्मल वैल्यू होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखेंगे, यूनिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वैल्यू। और RBC का देखेंगे कि उसका वैल्यू WBC से ज़्यादा है। और यहाँ साइज़ की बात करते हैं तो RBC का साइज स्पेसिफिक है 7.4 माइक्रोन, लेकिन इसका जो साइज़ है WBC कई तरह के होते हैं, तो साइज़ भी इसका डिफर करता है। लेकिन जो मैक्सिमम साइज़ है वो 18 माइक्रोन का होता है, जो आपको जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसके वजह से ये RBC जो होता है वो बाइकनकेव हो जाता है। ग्रैनुल्स की बात करते हैं तो ग्रैनुल्स WBC के कुछ टाइप में प्रेजेंट होते हैं और कुछ में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर RBC में ग्रैनुल्स होते ही नहीं है। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस नहीं है तो ग्रैनुल्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन कहने का मतलब जीवन चक्र। WBC का जीवन चक्र कम दिनों का होता है और RBC का जीवन चक्र सबसे ज़्यादा दिनों का होता है, 120 दिनों का। इतना जीवन चक्र किसी का, हमारे जितने भी है RBC, WBC और प्लेटलेट, वो तीनों में किसी का उतना जीवन चक्र नहीं होता जितना RBC का होता है। और सेकेंड नंबर पर होता है प्लेटलेट का, जो 10 दिन तक साइकिल होता है, और सबसे कम होता है WBC का। जितने भी वेराइटीज़ ऑफ WBC हैं, अग्रेनुलोसाइट हैं, ग्रेनुलोसाइट हैं, उस सब का जो वेरिएशन डे होता है वो आधा दिन से लेकर 5 दिन तक जाता है, यानी 12 घंटा से लेकर 5 डेज तक इसका लाइफ साइकिल होता है। किसी का लाइफ साइकिल आधा दिन का होता है, 12 घंटे का होता है, किसी का लाइफ साइकिल 5 दिन का होता है, किसी का 3 दिन का होता है। हम लोग बात करेंगे आगे, इसी वीडियो में बात करेंगे कि किसका कितना लाइफ साइकिल होता है। यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। इसको बहुत आसानी समझते हैं। ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेल है और इस सेल के अंदर में छोटे छोटे ग्रैनुल्स कहने का मतलब, घर में जो देखते हैं, घर में जो सरसों होता है उसको ज़मीन पे छोड़ दीजिए तो क्या होता है, चारों तरफ छितरा जाता है। छितराने के बाद देखिएगा कि वो दाना दाना बन गया। उसी तरह सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म में क्या दिखेंगे, दाना दाना टाइप से दिखना चालू हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं ग्रैनुल्स। और जिसमें भी ग्रैनुल्स होते हैं उस सेल को हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। और जिस सेल में ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, वो दाना दाना नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। उसके अंदर में सिर्फ लिक्विड होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड के साथ साथ जो ग्रैनुल्स हैं, जो दाने दाने दिखते हैं, वो है। देखिए, अब ग्रैनुलोसाइट की बात करते हैं तो ग्रैनुलोसाइट 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। ये तीनों जो कंपोनेंट है ग्रैनुलोसाइट हैं, इसमें ग्रैनुल्स मौजूद होते हैं, और अग्रैनुलोसाइट है उसमें ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, जैसे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स दिखता कैसा है, इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। और ये काम क्या करता है, WBC का मेन फंक्शन होता है, जितने भी
न्यूट्रोफिल्स हैं, स्नोफिल हैं, बेसोफिल हैं, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट, इस सारे का फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस कहने का मतलब रोकना, किसको रोकना? फॉरेन मटेरियल को। फॉरेन मटेरियल कहने का मतलब पैथोजेंस। पैथोजेन का मतलब होता है जितने भी तरह के बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी, वायरस, ये सब होते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजेंस, या फिर इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी। इसमें डिफेंसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। न्यूट्रोफिल का काम अलग है, स्नोफिल का काम अलग है, बेसोफिल का काम अलग है, जितने भी आपके हैं। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लिम्फोसाइट का। ये लिम्फोसाइट का जो फंक्शन होता है, और यही लिम्फोसाइट होता है जो सबसे कम लाइफ साइकिल होता है। अब लोग बात करेंगे वन बाई वन, जैसे हमारे जितने भी WBC हैं, डिफरेंशियल WBC जो हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, उस सब के बारे में वन बाय वन बात करेंगे कि उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, उसका एब्सोल्यूट काउंट कितना होता है, नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए, और वो दिखता कैसा है। जैसे हम माइक्रोस्कोप पे लगाएंगे तो स्लाइड के ऊपर दिखेगा कैसे, यहीं पर बात करेंगे। तो जो न्यूट्रोफिल होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस। ये जो होता है, वो जो सेल होता है न्यूट्रोफिल, वो होता है पॉलीमॉर्फ। और ये क्या होते हैं, इसके जो ग्रैनुल्स होते हैं क्लियरली दिखते हैं। जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जो ग्रैनुल्स के ऊपर बने हुए हैं, जो सेल है, सेल में जो ग्रैनुल्स हैं, जो साइटोप्लाज्म है, वो क्लियरली विजुअल होते हैं। स्मॉल और ग्रैनुल्स होते हैं जो क्लियरली विजिबल होते हैं, जो आसानी से आप देख सकते हैं। इसका जो स्टेन होता है वो क्या होता है, एसिटिक और बेसिक होता है, क्योंकि लेसीमेन स्केल दिया जाता है। जब हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड जब हम लेते हैं स्लाइड के ऊपर, तो उसको स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर बनाने के बाद उसमें हम लेसीमेन ब्लू डालते हैं, लेसीमेन स्केल होता है जो डालते हैं, जिसके वजह से उसको जो स्टेन लेना होता है वो एसिटिक स्टेन होता है और बेसिक स्टेन लेता है, जिसके वजह से वो आपको ब्लूइश दिखना चालू होगा, पर्पल कलर का दिखना चालू होता है, बिकॉज ऑफ द लेसीमेन स्केल। और जो न्यूट्रोफिल होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लियस कितने होते हैं, मल्टी लोब। जो न्यूक्लियस हो गए उसमें बहुत सारे लोब होते हैं, लोब 2 से 5 तक लोब होते हैं, लेकिन वो ओल्डर न्यूट्रोफिल में होते हैं, ना कि यंगर न्यूट्रोफिल में। जितने भी यंगर सेल्स हैं वो जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी ओल्डर न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं, ओल्डर न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और उसके अंदर में कितने लोब होते हैं, 2 से 5 लोब। 2 लोब भी हो सकते हैं, 3 लोब भी हो सकते हैं, और 5 लोब तक भी जाते हैं। अब लोग बात करेंगे डायमीटर के मामले में कि डायमीटर कितना होता है न्यूट्रोफिल का। तो जो न्यूट्रोफिल का डायमीटर होता है वो 10 से 12 माइक्रोन होता है, लेकिन जो WBC का जो डिफरेंशियल लिकोसाइट जो होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा डायमीटर होता है वो 18 माइक्रोन का होता है, जो मोनोसाइट का है। हम लोग अभी देखेंगे आगे। और इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 से 5 दिन का है, 5 दिन तक ये जीवित रहता है। तो ओल्डर हम न्यूट्रोफिल किसको बोलेंगे, जिनका ओल्डर मतलब जो 4 दिन हो गया, 5वां दिन है, 3रा दिन है, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्डर न्यूट्रोफिल्स। और 1 दिन का, 2 दिन का जो बना हुआ है वो हो जाते हैं यंगर न्यूट्रोफिल। अब हम लोग नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 50 से 70%। टोटल जो WBC होता है उसका 50 से 70% सिर्फ न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बाकी और जो कंपोनेंट है वो कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये होते हैं। लेकिन अब हमको देखना है कि एब्सोल्यूट मतलब वो कितना है, सिर्फ उसकी वैल्यू कितना है, तो वो होता है 3000 से 6000 क्यूबिक मिलीमीटर। इतना होता है एब्सोल्यूट काउंट सिर्फ न्यूट्रोफिल का। ये हम कब देखते हैं, जब कोई स्पेसिफिक बीमारी आ गई और देख रहे हैं न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, लेकिन उसका काउंट कितना है ये जानने के लिए हम ये एग्जामिन कराते हैं, तब हमको पता चलता है कि उसकी वैल्यू इन्फेक्शन के केस में बढ़ी हुई है या फिर कमी हुई है, तो क्या नाम देंगे। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, ये काम क्या करता है, तो इसका काम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस कहने का मतलब जो हमारे सिपाही लोग तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, वो क्या करते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी को फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन बॉडी से, पैथोजेन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और बीमारी नहीं होने दें हमको, कोई भी बीमारी, जैसे पैरासाइटिक बीमारी, बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, फंगल डिजीज हमको ना हो, उसके लिए काम करते हैं न्यूट्रोफिल।
लेकिन ये जो काम करते हैं ये मोनोसाइट के साथ काम करते हैं। लेकिन जब भी कोई हमको इन्फेक्शन लगता है तो जो सबसे पहला काम करता है वो न्यूट्रोफिल आते हैं उसको फाइट करने के लिए, उसको फाइगोसाइटोसिस करने के लिए। बट जब उससे फाइट नहीं हो पाता है तो वो मोनोसाइट के साथ कंबाइन होता है और फिर उसके साथ डिफेंस का काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे इस्नोफिल के बारे में कि इस्नोफिल क्या होता है। इस्नोफिल क्या होता है, ये लार्ज ग्रैनुल्स होते हैं। इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जब सेल के अंदर में जब देखेंगे साइटोप्लाज्म जो ग्रैनुल्स होंगे वो क्या होंगे, लार्ज होते हैं और ये सेल भी लार्ज होता है। और इसका जो कलर होता है, जो ग्रैनुल्स का जो कलर होता है वो पिंक होता है या फिर रेड होता है। क्यों, यूसिन के वजह से, क्योंकि जब हम उसका एग्जामिन करते हैं तो यूसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कलर छोड़ता है, और वो जो कलर होता है वो होता है आपका पिंक और या रेड, मोस्टली पिंक ही कलर होते हैं। और ये जो होता है इसके जो लोब होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाई लोब्ड होते हैं, 2 ही लोब का न्यूक्लियस होता है और ये एस्पेटिकल शेप के होते हैं। आप देखेंगे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, उसी शेप में ये आ जाते हैं बिकॉज ऑफ यूसिन के वजह से। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है और ये पिंक होते हैं यूसिन के कारण। अब इसका डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर होता है 10 से 14 माइक्रोन और इसका जो लाइफ साइकिल है ये सबसे ज़्यादा दिन अगर कहा जाए तो 7 से 12 दिन तक ये जीवित रहते हैं और इसका नॉर्मल वैल्यू 2 से 4 होता है। और एब्सोल्यूट काउंट ये कब होता है, जैसे कोई बीमारी हो जाती है, जैसे पैरासाइटिक डिजीज़ या फिर इस्नोफिलिया या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोई होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इस्नोफिल का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से हम एब्सोल्यूट काउंट करते हैं जो 150 से लेके 400 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इसका फिर फंक्शन है कि इस्नोफिल का काम क्या है, क्या रोल है। इसका रोल भी डिफेंस मैकेनिज्म का है, लेकिन किस चीज़ का, वो है पैरासाइट। जितने भी पैरासाइट है, जैसे पैरासाइट में ले लीजिए बुचेरिया बैनक्राफ्टी जिससे फलेरिया होता है, मलेरिया इज़ अ पैरासाइटिक डिजीज़, कालाजार, ये सब बीमारियों में अगर रिस्पॉन्सिबल कोई होता है तो इस्नोफिल, और इस्नोफिल ही उसको डिफीट करती है। डिफीट करने के बाद क्या करती है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है और रिमूव करती है क्या, जो फॉरेन बॉडी का जो प्रोटीन होता है जिससे वो इन्फेक्शन फैला रहा होता है उसको क्या करता है, किल करता है, डिटॉक्सीफाइड कर देता है, जिसके वजह से वो जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो हमें नहीं लगते हैं। अब उनको देखते हैं बेसोफिल के बारे में कि बेसोफिल करता क्या है। बेसोफिल का जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो ग्रैनुल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस्नोफिल की तरह लार्ज ग्रैनुल्स होते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और ये जो स्टेन लेते हैं वो पर्पल ब्लू का स्टेन लेते हैं। जो साइटोप्लाज्म का जो ग्रैनुल्स का कलर होता है वो पर्पल ब्लू होता है, जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल का जो स्टेन होगा वो ही ब्लूइश कलरेशन होगा, लेकिन उसके जो ग्रैनुल्स होंगे वो छोटे छोटे रहेंगे और इसके ग्रैनुल्स बड़े बड़े रहेंगे। और दूसरा डिफरेंस होता है कि उसमें न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 5 लोब का होते हैं और इसमें बाई लोब होते हैं, इसमें मात्र 2 ही लोब का न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये है और ये, लेकिन न्यूट्रोफिल में ऐसा ही बनेगा लेकिन 5 बनेगा। और यहाँ पर जो पर्पल ब्लू ले रहा है वो लेता है मिथिलीन ब्लू के कारण। जो लेसिमिन स्केल होता है उसमें यूसिन भी मिला होता है और मिथिलीन ब्लू भी मिला होता है, जिसके वजह से उसका कलर, वो लिक्विड का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। जब हम उसको स्टेन करते हैं, जब स्लाइड पर स्मेयर बनाते हैं तो उस पर हम जब मिथिलीन ब्लू डालते हैं और उसको सब ड्राई होने के लिए रख देते हैं, तब यूसिन का भी कलर छोड़ता है, मिथिलीन ब्लू का भी और लेसमन का भी जो कलर होता है वो छोड़ता है। तो जो इस्नोफिल है वो पिंक कलर का होता है, जो बेसोफिल है वो पर्पल कलर का होता है और न्यूट्रोफिल भी ब्लूइश कलर का होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, ग्रैनुल्स की वजह से। जो ग्रैनुल्स होते हैं एक का छोटा होता है और एक का बड़ा होता है। और डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोन का होता है और इसका लाइफ साइकिल 12 से 15 दिनों का होता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत कम होती है, 0 से 1%। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तब कोई बीमारी हुई जिसके कारण ये बढ़ गया, और 0 से कम होता ही नहीं क्योंकि ये बहुत ही 0 जो होता है वो वैल्यू ही बहुत 0 है। नेक्स्ट
एब्सोल्यूट काउंट इसका 100 माइक्रोन, जो हम लोग बोलते हैं क्यूबिक मिलीमीटर, उतना ही होता है, 0 to 100। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये सेल रिपेयर में, बेसोफिल क्या करते हैं, सेल रिपेयर में आपको हेल्प करते हैं। जहाँ पर सेल डिरेंज्ड हो गए, टूट गए, जैसे इंजरी हुई, तो सेल रिपेयर में, हीलिंग के प्रोसेस में ये मदद करता है आपका बेसोफिल। ये क्या करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और वहाँ पर जितने भी इन्फेक्शन लगते हैं, एलर्जन के इन्फेक्शन जो लगते हैं, उसको डिफीट करने का काम करता है, जिसकी वजह से हीलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हम उसका फंक्शन देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग मतलब घाव को हील करना, जैसे वुंड हो गया या फिर इंजरी हो गया, किसी भी तरह का इंजरी हो गया, जैसे मैकेनिकल इंजरी हो गया, फिजिकल इंजरी हो गया, चोट लगने के बाद इंजरी हो गया वहाँ पे, या फिर वुंड हो गया, इन्फेक्शन लग गया है, तहाँ पर बेसोफिल का इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हीलिंग में मदद करते हैं। और ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है एलर्जन और एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी। जिसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे किसी को रोज़ का गुलाब पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि वो गुलाब लेगा उसके बाद स्नीजिंग करना चालू कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी टू रोज। वहाँ पर कौन सा होता है, बेसोफिल होते हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो एलर्जन आना चालू हो जाता है, और एलर्जिक कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बेसोफिल है, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो रिलीज करते हैं, जैसे हिस्टामिन, हेपेरिन। ये दो ऐसे कंपोनेंट है जो ये रिलीज करता है। हेपेरिन क्या है, इज द एंटीकोगुलेंट इन द ह्यूमन बॉडी, बॉडी के अंदर में। ये इसका दो काम होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इनसाइड ऑफ द बॉडी। जब तक ये बॉडी अंदर रहता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में रहता है, ब्लड के साथ में रहता है, तब ये हमारे ब्लड में कोगुलेट होने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट एयर के कांटेक्ट में आता है तो कोगुलेशन होना चालू हो जाता है। और हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है, एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, जैसे कहीं पर भी एलर्जन लग गया, हम बारिश में भीग गए, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हम बारिश में भीग गए, तो क्या हुआ, बहुत सारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई हैं, जिसकी वजह से हमको एलर्जी हो सकती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये बेसोफिल क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्टामिन रिलीज करती है और वहाँ पर जाकर वो एक्ट करता है। हिस्टामिन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है वो क्या करता है, रिलीज होता है जब कोई भी एलर्जन लगते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि बारिश के मौसम में भीग गया, या फिर कोई भी खाने से, बहुत सारे ऐसे डाइट हैं जिसके वजह से हमको इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी आदत होती है जब हम उसको छोड़ते ही नहीं हैं और हम उसी को और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई डाइट है तो उसको भी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ डाइट ऐसे होते हैं जो बहुत प्रीसियस होते हैं हमारे लिए, कि नहीं हमको ये खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे कंडीशन में बेसोफिल क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज करता है, जैसे हिस्टामिन। और ध्यान में ये रखें कि अगर इस तरह का कोई एलर्जन आपको है, डाइट से कोई एलर्जी है, तो आप उसको छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर है। अब लोग बात करेंगे मोनोसाइट को लेकर कि मोनोसाइट का काम क्या है, मोनोसाइट दिखता कैसा है। अब जो मोनोसाइट होता है वो उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं, लेकिन उसमें ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग इसके पहले ही बात किए हैं कि जो WBC होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा अग्रेनुलोसाइट। ये मोनोसाइट इज अ टाइप ऑफ अग्रेनुलोसाइट का टाइप है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, राउंड होता है, ओवल होता है और हॉर्सू। राउंड मतलब गोल, देखने में गोल जैसा लगता है, ओवल मतलब राउंड ही रहता है, हॉर्सू का मतलब जो घोड़े का, जो घोड़ा बनता है ना, जो घोड़े का पैर होता है वो इस तरह से होता है, तो ऐसा दिखने में लगता है। या फिर उसको बोलते हैं बीन या फिर किडनी शेप्ड। बीन मतलब जो हम लोग खाते हैं ना सब्जी, जो बीन्स की जो सब्जी होती है, जो हम लोग बोलते हैं सीम की जो सब्जी होती है, उसका जो बीज होता है उसके जैसा। या फिर किडनी, हमारा किडनी का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही देखने में लगता है, जो मोनोसाइट के न्यूक्लियस के जैसा। और इसकी बात करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल होता है, जैसे ये सेल है तो इसके बीचे बीच में होगा, ना किसी तरफ ज़्यादा और ना से किसी तरफ कम, ये बीच में होगा सेंटर में। कौन, इसका न्यूक्लियस, मोनोसाइट का न्यूक्लियस। अब इसकी डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर होता है 14 से 18। सबसे ज़्यादा डायमीटर इसी का होता है, इसी सेल का होता है। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है 2 से
5 दिन होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू पूरे जितना भी WBC होता है उसका 2 से 6% होता है। और जब इसका एब्सोल्यूट काउंट, सिर्फ मोनोसाइट का एब्सोल्यूट काउंट निकालते हैं तो वो होता है 200 से 600 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये इसका नॉर्मल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट हम तभी निकालते हैं जब वो बीमारी से परसिस्ट सफ़र कर रहा है। हम लोग देखेंगे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि मोनोसाइट किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है, इस्नोफिल किस कंडीशन में बढ़ जाता है, किस कंडीशन में घट जाता है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तब वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा एब्सोल्यूट काउंट का। इसीलिए जो लैब वाले टेस्ट कराते हैं, जो लैब टेस्ट में होता है, वो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर देन नॉर्मल वैल्यू। अब इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो जो मोनोसाइट का जो मेन फंक्शन है वो है डिफेंस मैकेनिज्म एलॉन्ग विथ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के साथ ये काम करता है। लेकिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें अगर अकेला न्यूट्रोफिल गया तो वो डेड हो जाता है और मोनोसाइट भी अकेले अगर फाइट करता है तो डेड हो जाता है। लेकिन ये दोनों जब भी फाइट करते हैं तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों एक साथ मिलकर फाइट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ये जब डेड करने लगते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, मोनोसाइट बहुत सारे न्यूक्लियस मिलकर एक सेल का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं जॉइंट सेल। जॉइंट सेल जिसमें 24 मोनोसाइट सेल्स होते हैं और उतना ही उसके न्यूक्लियस होते हैं और वो मिलकर एक सेल बनाया जॉइंट सेल। और ये मिलकर क्या करेंगे, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली है उसके साथ डिफेंस का काम करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म का एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ये मोनोसाइट। मोनोसाइट भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रिलीज करते हैं। पहला इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन क्या होता है, ये भी एक तरह का इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है। जो इंटरल्यूकिन बहुत सारे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 को रिलीज करता है, बाकी को नहीं। और दूसरा होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट को एक्टिवेट करने के लिए जो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जो प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है, उसमें मोनोसाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। ये अग्रेनुलोसाइट होता है और इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं और इसके अंदर में ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। लेकिन इसके जो न्यूक्लियस होते हैं मोनोसाइट के न्यूक्लियस के जैसे ही होते हैं, ओवल होते हैं, बिन होते हैं और किडनी शेप होते हैं और हॉर्स शेप से जैसे घोड़े का पैर के जैसा ही शेप्ड होते हैं। नो डिफरेंस इन द न्यूक्लियस बिटवीन लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, बट डिफरेंस इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट। जो न्यूक्लियस होता है, जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है, वो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है, पूरे सेल की तरफ कवर कर लेता है। लेकिन जो मोनोसाइट का न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, बीच में होता है। बस उसको पहचानना है कि ये न्यूक्लियस है जो बीच में है। जो मोनोसाइट का होता है वो न्यूक्लियस क्या होता है, बीच में होता है। लेकिन जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल को क्या करता है, कवर कर लेता है, जिसके वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये मोनोसाइट है और ये लिम्फोसाइट है। अकॉर्डिंग न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस शेप, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि लिम्फोसाइट है या फिर मोनोसाइट है। और ना ही साइटोप्लाज्मिक जो स्टेन हो रहा है उसके आधार पर भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका डायमीटर। इसका डायमीटर होता है 7 से 12 माइक्रोन और इसका लाइफ साइकिल सबसे कम दिनों का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल डिफेंस मैकेनिज्म में लिम्फोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा रोल करती है डिफेंस मैकेनिज्म में। हम लोग देखेंगे कैसे रोल करती है। अब इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 25 से 30% और इसका जो एब्सोल्यूट काउंट है ये है 15 से 2700 पर क्यूबिक मिलीमीटर। मैंने पहले ही बताया है कि यूनिट इज इंपॉर्टेंट देन नॉर्मल वैल्यू। यूनिट को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको चाहें तो mm³ में भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन अब नॉर्मल वैल्यू लिखे लेकिन यूनिट है ही नहीं, गायब कर दिया, या फिर यूनिट ग्राम पर DL में लिख दिया, तो वो क्या होगा, सही रहकर भी वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, इसका रोल क्या है। तो इसका रोल है इम्यूनिटी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनिटी बेसिकली 5 तरह के होते हैं जो आपको IgA, IgE, IgD, IgE, IgG और IgM, ये इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं।
अल्फा, डेल्टा, इप्सोलिन, इप्लोसिन, गामा एंड म्यू, ये 5 तरह के जो इम्यूनिटी सेल है, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स जो हैं, जो 5 तरह के जो इम्यूनिटी में रोल करते हैं। और जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। जो टी लिम्फोसाइट होता है वो सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप करता है और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप करता है। और ये इनका बहुत बड़ा रोल है कि जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो भी 4 तरह के होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं CD4 सेल, CD8 सेल, सप्रेसर सेल और मेमोरी टी सेल। ये 4 तरह के टी लिम्फोसाइट सेल्स भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे HIV का इन्फेक्शन लग जाने के बाद वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी सेल को डिस्ट्रक्ट करती है, ना कि कोई डिजीज उत्पन्न करती है। और वही इम्यूनिटी सेल डेथ होती है और हमारी इम्यूनिटी उस HIV के अकॉर्डिंग बना नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सेल डेथ होती रहती है। HIV से मरीज नहीं मरते हैं, अदर इन्फेक्शन से मरीज मर जाते हैं, क्योंकि HIV लगने के बाद इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो गई तो हमको कोई भी बीमारी, पैरासाइटिक डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, पैथोजेनिक डिजीज जो लोग बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनेसिस के वजह से या फिर ऑर्गेनिज्म के वजह से जो इन्फेक्शन लग जा रहा है हमको, उसके वजह से डेथ होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी सेल को डिस्ट्रक्ट करती है और इम्यूनिटी सबसे ज्यादा यही प्रदान करती है, लिम्फोसाइट सेल्स। अब यहाँ ये आपका कंप्लीट हो गया कि जितने भी लिम्फोसाइट हैं। अब लिम्फोसाइट के बारे में बात कर रहे थे, लिम्फोसाइट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये जो लिकोसाइट होते हैं, वो लिकोसाइट को अगर हम लोग कहीं पर लिखते हैं तो TLC लिखते हैं। TLC का मतलब टोटल लिकोसाइट काउंट, टोटल लिकोसाइट काउंट। ये क्या करता है कि आपको सिर्फ WBC का काउंट, कितना WBC है उसके बारे में बताता है। लेकिन अब जो 5 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, उसको हम डिनोट करते हैं DLC से। DLC दैट मीन्स डिफरेंशियल। डिफरेंशियल दैट मीन्स कहने का मतलब कि अलग अलग सेल्स होते हैं, उसके बारे में जो देते हैं नॉलेज, नॉर्मल वैल्यू जो बताते हैं वो होता है DLC। लेकिन अब ये बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताते हैं। इसकी जो पैथोलॉजी होती है, जो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि किस बीमारी में न्यूट्रोफिल बढ़ेगा कि न्यूट्रोफिल घटेगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।